पाकिस्तानी मैशत की अजब कहानी, हुकूमती दावे कहने में कुछ और हकीकत में और। पाकिस्तान में बढ़ता बैरूनी कर्जा, अफराती दर की कमी, क्या मुल्जिम वजीर खजाना की बढ़ती मैशत को मसनूई खला का सहारा है? पाक तुर्क स्कूल के साबिक एहलकार की मुबैना गुमशुदगी, सिक्योरिटी इदारों के मुलव्वस होने के इल्जामात, क्या ये सब तुर्क हुकूमत के दबाव का नतीजा है? और कूड़े से सेहत पाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। वज़ीर ख़जाना इसाक डार के एहतसाब अदालत में पेशी, धक्कम पेल और फर्द जुर्म आयद अपोजिशन जमातों का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि वक्त आ गया है कि इसाक डार इस्तीफ़ा दें। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को तो अंदाज़ा हो गया था, उन्होंने पहले से ही वज़ीर ख़जाना को इक़्तिसादियात से मुतालिक अहम कमेटियों से अलहदा कर दिया था। वजह शायद लेकिन नैब रेफरेंसेस की ही नहीं है। बाज़ नून लीग के रहनुमा को उनके बतौर वज़ीर ख़जाना कारकर्दगी और मियाँ नवाज शरीफ पर असर रसूख पर खदशात भी रहे हैं। गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने तो खुलकर कह दिया कि डार साहब ने मियाँ नवाज शरीफ को मईशत के हवाले से सब्ज़ बाग दिखाए हैं। और प्रोग्राम में हम बात करेंगे अगले माह होने वाले सूबा खैबर पख्तूनख्वा के NH4 के ज़िमनी इंतखाब पर। गुज़िश्ता दिनों होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में क्या रुझान रहा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए NH4 120 की तरह एक इम्तिहान और रेफरेंडम है? इसके अलावा पाक तुर्क स्कूल के एक साबिक एहलकार के ख़ानदान अगवा और इशारे मिलते हैं कि जबरी गुमशुदगी का मामला है। मसूद काश्मीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे पनाह गुज़ीन के तहत पाकिस्तान में पनाह ली हुई थी। इस वाक़े का पस मंज़र और मुहर्रिकात जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इक़्तिसादी उमूर के रिपोर्टर शहबाज राना। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज हमें वक्त देने का। शहबाज, पहले तो कुछ रिपोर्ट्स ख़बरें आ रही हैं कि अभी भी नून लीग में कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इसाक डार साहब इस्तीफ़ा दे दें। जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखें, इस वक्त जो बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल सियासी और जो एक जुडिशल महाज बन गया जो मौजूदा हुकूमत और पार्टी है उसके लिए, उसमें जो इसाक डार साहब का जो रोल है वो सेंट्रल एक रोल बनता जा रहा है। अगर आप देखें नवाज शरीफ साहब को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है कोर्ट से और उसके बाद जो डार साहब को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उसका जो ज़्यादा प्रेशर है वो डार साहब के ऊपर आ रहा है। तो उसकी वजह से पार्टी के अंदर से भी और जो इंडिपेंडेंट हल्के हैं उनकी तरफ से भी और फिर अपोजिशन पार्टीज़ वो भी अपनी सियासत इसके ऊपर भरपूर कर रही हैं। और फिर विदन एक आपकी कंट्री और आउटसाइड द कंट्री भी कुछ अब बातें होना शुरू हो गई हैं कि शायद डार साहब के लिए ये एक वक्त आ चुका है कि वो अब रिज़ाइन कर दें। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये फ़ैसला कि डार साहब को रिज़ाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फ़ैसला डार साहब ने ख़ुद करना है। अगर ये फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना होता तो ये शायद वो फ़ैसला कुछ अर्सा पहले कर चुके होते। वो शायद उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स हैं जो शायद उनको भी उन्होंने कुछ लोगों को इंटरव्यू कर लिया हो और उनके माइंड में शायद एक 1 2 3 की एक लिस्ट भी है, डिपेंडिंग अपॉन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब वो किसको अप्रूवल देते हैं। लेकिन कुछ ये भी खबरें हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इसाक डार के इस्तीफ़े के हक़ में नहीं है। देखिए, इसमें जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि ये फ़ैसला डार साहब ने करना है। पार्टी में जो डार साहब की पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर हुई है। जो पिछली हुकूमत थी PMLN की, नवाज शरीफ साहब की जो काबीना थी उसमें जो डार साहब की पोजीशन थी, ही वाज नंबर 2 इन द सिविलियन सेटअप। आफ्टर ही वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ही वाज कंसिडर्ड टू बी द डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर। तो उस सूरत हाल से जब फिर नई काबीना आती है, आप देखती हैं कि आपने जैसा भी आपने इंट्रो में बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बहुत सारी जो काबीना की कमेटीज़ थी उससे उनको अलहदा कर दिया। कल एक बहुत अहम मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिसमें सूबे आए थे और उसमें आपके जो थे गैस के जो मसाइल थे उनके ऊपर बात हो रही थी। उसमें फॉरेन फंडिंग के इशूज़ भी थे, वर्ल्ड बैंक भी वहाँ पे मौजूद था, लेकिन उसमें वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब को नहीं बुलाया गया था। तो ये जो अभी इंडिकेशंस आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि प्रॉब्लम्स परसिस्ट। नवाज शरीफ साहब जो जैसे आप कह रही हैं, अगर उनकी तरफ से इशारा मिलता तो डार साहब शायद 1 मिनट भी ना लगाते और रिज़ाइन करके चले जाते। एक और चीज़ बहुत अहम है जो लग रहा है कि अगर डार साहब अपने केसेस को फेस करेंगे तो हो सकता है कि वो चाहें कि वो काबीना में रहें, क्यों काबीना में रहने से कुछ उनको, आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो इस किस्म के आपको कुछ फ़वाइद मिलते हैं। तो ये तो वक्त बताएगा वो रिज़ाइन करते हैं या नहीं करते, लेकिन शायद ये फ़ैसला उन्होंने खुद करना है। अच्छा, अब आते हैं उनकी कारकर्दगी पर बतौर वज़ीर ख़जाना। अब 2013 में जो सूरत हाल थी, बिजली, मईशत का बुरा हाल था, और अब 2017 में क्या आप उसका कुछ अगर एनालिसिस दे सकते हैं कि
what we dealt with, where we are now? लेकिन जी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इसके हिस्टोरिकली दो प्रॉब्लम्स रहे हैं. आपका बजट का खसारा होता है, आपकी जो आमदन है पाकिस्तान की वो कम है, आपके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा आपका प्रॉब्लम होता है एक्सटर्नल सेक्टर का. वहाँ पे भी आपका यही प्रॉब्लम है, बाहर से आपको जो रिसीव्स होती हैं अमाउंट्स वो बहुत कम होती हैं कंपेयर टू जो आपने अदायगियाँ करनी होती हैं, जिसमें कर्ज़ों की अदायगियाँ होती हैं, आपकी दरामदात हैं, आपकी दूसरी जो चीज़ें उन सब के जो आपकी पेमेंट्स होती हैं. तो हिस्टोरिकली बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, जब ये गवर्नमेंट 2013 में इक़्तिदार में आई थी तो ये दोनों प्रॉब्लम्स उस वक्त बहुत पीक के ऊपर थे. तो डार साहब ने उस वक्त शुरू में तो इकॉनमी को बहुत अच्छा मैनेज किया. दे गॉट अ प्रोग्राम फ्रॉम द IMF, उसकी वजह से आपको ब्रीदिंग स्पेस मिला. और वो फिर प्रोग्राम जो है उस पर फिर फारग भी हो गया था. वो प्रोग्राम 3 साल, वो पहला प्रोग्राम था पिछले गालबन 15 साल में जो कि कंप्लीट हुआ. उससे पहले हम प्रोग्राम लेते थे, 2 ट्रांचेस लेते थे, सख्त शराइत आती थी IMF की, और हम जो प्रोग्राम बीच में छोड़ देते थे. हुआ ये कि इन्होंने एक ब्रीदिंग स्पेस तो ले लिया अपने लिए. जो मैशत थी उसका जो एक परसेप्शन था वो पॉजिटिव हो गया. फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आपकी तरफ देखना शुरू कर दिया. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ गया, तो लगता था कि दुनिया की नज़र पाकिस्तान की तरफ पॉजिटिवली आ रही है. प्रॉब्लम ये हुआ कि जो स्पेस इनको ब्रीदिंग स्पेस मिला, जिसमें एक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थी वो भी नीचे गई, उसको इन्होंने इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया. जो मुश्किल फैसले करने थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बजट खसारा होता है, आपको पता है कि आपके रेवन्यूज़ बहुत कम है, क्योंकि जो आपके अखराजात उसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है. डिफेंस के ऊपर भी खर्चा आपका फिक्स है, कर्ज़ों की अदायगियों के ऊपर भी आपका फिक्स है खर्चा, आपने तरक्याती काम भी करने हैं, उसकी सियासी वजूहात भी होती हैं और आपकी इकॉनमी की ज़रूरत भी होती है. तो जो रेवेन्यू बढ़ना था वहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल फैसले थे वो नहीं कर सके. और ऐसा ज़ाहिर अब हो रहा है 2017 में कि जो हमारी उसको टेप से जोड़ा गया है. जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं. मैशत को टेप से जोड़ा गया, 4 साल की ब्रीदिंग स्पेस ले ली. इनका ये ख्याल था कि जो ये हम काम कर रहे हैं, इन्होंने उसका आपने देखें डार साहब की जो एक पॉलिसी थी जो मैं उनको कवर कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें जो बुनियादी फ्लॉ नज़र आया, इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. वो एक टास्क जो अपने लिए ले लेते हैं उसको वो पूरा भी करते हैं. प्रॉब्लम क्या है? ही प्रेफर्स शॉर्ट टर्म गोल्स एंड विनिंग काइंड ऑफ थिंग्स ओवर द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जिसकी वजह से जो वो वक्त उन्होंने अपने छोटी चीज़ों को हासिल करने में, और जिनको अपने विक्ट्रीज़ कहते रहे, जिनके मुल्क के जो ज़खायर हैं गैर मुल्की ज़रिए मुबादला के, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चले गए. मुबारकबाद तो ले लिया आपने, 5% की ग्रोथ आपने ले ली, आपने मुबारकबाद की तो समेट ली, लेकिन वो सारा आर्टिफिशियल था. उसको लॉन्ग टर्म पे सस्टेन करने के लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, जैसे आपके जो नुकसान में जा रहे थे इदारे, पाकिस्तान स्टील मिल्स, कोई फैसला नहीं होता उसके ऊपर. आपकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उसके ऊपर कोई फैसला नहीं होता. PIA कोई फैसला नहीं होता. ये वो चीज़ें थी जिसने आपको ब्रीदिंग स्पेस परमानेंट बेसिस पे देनी थी, वो आप नहीं कर सके. आपने जो टैक्स की जो वसूलियाँ थी उसमें जो इजाफा किया वो अगेन शॉर्ट टर्म इनडायरेक्ट टैक्सेस, गरीब की जेब से ज़्यादा पैसा निकला, अमीर की जेब से कम पैसा निकला. तो चोरी को ये नहीं रोक सके. वहाँ पे जो FBR में जो दूसरे इनकॉम्पिटेंसी के इश्यूज़ हैं उनको ये रिजॉल्व नहीं कर सके. फिर जो इदारे थे जो इनकी जहाँ जो बहुत मैटर करते हैं इस मुल्क में, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनमें जो टॉप लेवल पे जो अपॉइंटमेंट्स हुई वो बहुत कंट्रोवर्शियल थी. कंट्रोवर्शियल भी रही. अब ये भी देखिए, जब पाकिस्तान की जो रुपए की कदर है उस पर जब मामला उठा था, स्टॉक एक्सचेंज का मामला उठा था, तो फिर उन्होंने बिल आखिर स्टेट बैंक के गवर्नर फिर उसकी तकर्री तब ही की, और ये हाल ही में कुछ 6 महीने जी, ये 5 जुलाई को उन्होंने फैसला किया. 5 जुलाई में एक जो उस वक्त के डिप्टी गवर्नर, एक्टिंग गवर्नर थे रियाजुद्दीन साहब, उनके एक बड़ा इज़ वेरी प्रोफेशनल मैन, उन्होंने एक फैसला लिया कि इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो इस बात की गालबन इजाज़त नहीं देती, आपके जो रुपए की कदर है डॉलर के मुकाबले में वो जो मौजूद है वो आर्टिफिशियल है. तो उन्होंने एक फैसला किया 3.2% उसको उन्होंने डिवैल्यू कर दिया. तो ये चीज़ ऐसी थी जो डार साहब को बहुत नागवार गुजरी. हालांकि वजारत ख़जाना का रुपए की कदर को डिटर्मिन करने में कोई किरदार नहीं है. जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 1956 का एक्ट है वो इस बात की इजाज़त देता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, ये फैसले वो खुद कर सकता है. तो एक तो वो अकॉर्डिंग टू माई व्यू वो एक अनलॉफुल एक्ट था ऑन पार्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर. बट ये भी मसला है ना कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखी हुई थी. देखिए, ये उनकी एक पर्सनैलिटी में एक अनदर फ्लॉ, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग. ही यूज्ड टू हैंडल माइक्रो इशूज़. जो मिनिस्टर होता है उसका काम होता है कि वो पॉलिसी डायरेक्शन देता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नीचे ब्यूरोक्रेसी होती है, एक पूरा सेटअप होता है. वो जो ब्यूरोक्रेसी और सेटअप होता है उसको अगर आप मेरिट पे लोगों को वहाँ पे अपॉइंट करते हैं तो सिस्टम स्मूथली फंक्शन करता है. जहाँ पे लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स आ जाती हैं तो फिर वहाँ पे ब्लॉकेट आता है. जब ब्लॉकेट आता है तो फिर वहाँ से चीज़ें जो है वो मूव नहीं करती. देखें,
इसके ऊपर डार जो आपने एक्सचेंज रेट की बात की, 4 साल से इस पे जो डार साहब की पॉलिसी है वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है कि वो एक स्ट्रॉन्ग रुपये के हक में है और वो नहीं चाहते कि डॉलर की जो कीमत है वो उसके मुकाबले में रुपये की कीमत कम हो, और इसकी फेवर और इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों साइड पे। ऐसा नहीं है कि कल आप रुपया डीवैल्यू कर दें और आपकी जो इकॉनमी है वो बाउंस बैक करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो भी कारखाना लगा हुआ है उसकी जो इंपोर्ट होती है, दरामद करता है, रॉ मटेरियल है वो भी बाहर से आ रहा है। कॉटन तक आप दरामद करते हैं, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। फिर आपकी जो बिजली की कीमत है उसमें जो ऑयल यूज़ होता है वो इनपुट है, वो बाहर से दरामद होता है। आप रुपया डीवैल्यू करेंगे तो उसकी कीमत ऊपर जाएगी। जो इस हुकूमत को जो बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है ना, वो है कि ये महंगाई को ये बहुत सीरियस लेते हैं, चाहे वो नंबर क्रंचिंग करें वहाँ पे कुछ या वो कुछ जेन्युइन मेजर्स लें, क्योंकि जो 18th अमेंडमेंट के बाद इनके पास ऐसी पावर्स नहीं है कि गली में जाके ये जो उसकी आलू और प्याज की जो टमाटर आजकल बहुत बड़े इशू उसकी कीमत डिटरमिन कर। और अब तो ये भी मसला है ना कि इसाक डार साहब रिज़ाइन भी कर लेते हैं, ठीक है। अब PMLN को अगली इलेक्शन में कारकर्दगी दिखानी है, लोगों को जीतना है, उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म करनी है, महंगाई नहीं करवानी, तो नए आ भी जाते हैं वज़ीर ख़जाना, तो फ़र्क पड़ेगा? देखिए फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क इसलिए पड़ेगा कि डार साहब की इस वक्त जो कैफियत है वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। एक तो उनकी पावर्स बहुत कर्टेल होगी, जो उनके लिए एक रूट शॉक मैं इसको कहूँगा वो था। उसके बाद फिर जो कोर्ट केसेस, क्योंकि डार साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर वो खुश है तो वो उनके चेहरे पे नज़र आता है, तो अगर वो परेशान है तो वो उनके चेहरे पे नज़र आता है। तो इस वक्त परेशानी की कैफियत में है वो, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल स्लो हो चुकी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा उनको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन ये उनको देखना चाहिए कि अगर वो रिज़ाइन नहीं करते तो जो डिसीजन मेकिंग है उसको कैसे वो फास्ट ट्रैक पर लेके जाते हैं। जो भी नया कैंडिडेट आएगा उसमें हुकूमत पाकिस्तान को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो भी बंदा हो वो एक एक्सपीरियंस्ड हैंड हो। आपकी इकॉनमी जिस स्टेज पे खड़ी हुई है, यहाँ पे अगर 3-4 माह मजीद आप कोई इनडिसाइसिव आपका कोई वहाँ पे फेज रहता है तो उसको इकॉनमी को बहुत डैमेज बहुत नुकसान पहुँच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, हमें वक्त देने का। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाब और इंतखाबात की। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद। खैबर पख्तूनख्वा में 4 बरसों के दौरान होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की नशिस्तें बरकरार, जबकि सूबाई असम्बली में 3 नशिस्तों का इजाफा हुआ। ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन के 4 जमाती इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी फयाज राजा की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन से हासिल किए गए अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 4 बरसों में खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 6 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 जबकि नवाज लीग और अवामी नेशनल पार्टी ने एक नशिस्त हासिल की। मज़कूरा हलकों में 2013 में होने वाले आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने 4 जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने 2 नशिस्तें हासिल की थी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने आखिरी टोटल में अपनी कौमी असम्बली की नशिस्तें बरकरार रखी हैं, जबकि सूबे में उसकी बदतरीन मुखालिफ जमीयत उलमा इस्लाम अपनी 2 नशिस्तों से हाथ धो बैठी। सूबे में गुज़श्ता 4 बरसों में सूबाई असम्बली के 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए। तहरीक इंसाफ ने 4, नवाज लीग ने 2, आज़ाद उम्मीदवारों ने 2 नशिस्तें हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने एक नशिस्त हासिल की। मज़कूरा हलकों में 2013 में होने वाले आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 1 नशिस्त हासिल की थी। नवाज लीग ने 3 नशिस्तें हासिल की, जबकि 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने एक नशिस्त हासिल की थी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने आखिरी टोटल में सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों का इजाफा किया है, जबकि पंजाब में उसकी हरीफ जमात मुस्लिम लीग नवाज खैबर पख्तूनख्वा में अपनी 1 नशिस्त हाथ धो बैठी। अहम तरीन बात यह है कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जिस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम पर मुश्तमिल 4 जमाती इत्तेहाद का उम्मीदवार सामने आया, तहरीक इंसाफ को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। NA4 पेशावर में 26 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के मुकाबले में 4 जमाती इत्तेहाद का मुतफिका उम्मीदवार लाने की कोशिशें अरूज पर हैं। फयाज राजा, डान न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का रहीमुल्लाह साहब। NA4 के जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है 26 अक्टूबर को, कितना अहम है? मेरे ख्याल में जो भी ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें सबसे अहम है, इसलिए कि ये जो आइंदा साल इंतखाबात होंगे उससे कोई 8-9 महीने पहले हो रहे हैं, तो जो भी ट्रेंड होगा वो साबित हो जाएगा कौन सी पार्टी को अवामी हमायत हासिल है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले साल के इंतखाबात में। एक और इसमें बात यह है कि
आप देखें कि जो इंतखाबी इत्तेहाद आगे जाकर बनेंगे का रुख के तयन भी तकरीबन हो जाएगा। जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार के हक़ में अपने उम्मीदवार को बिठा दिया है जी। तो लगता है ये है कि इन दोनों पार्टियों का आइंदा जाकर इंतखाबी इत्तेहाद भी होगा। मौलाना फजलुर रहमान अभी मुलाकात भी उन्होंने मियां नवाज शरीफ से की थी, मुलाकात भी की थी, वैसे भी वो इत्तेहादी हैं। कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाओ की पार्टी ने भी ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है। यही पार्टी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी। तो लेकिन एक और करप्शन के चार्जेस लगे थे, 2 बार इनको हुकूमत से निकाला गया तो वो बड़े नाराज़ हैं तहरीक इंसाफ से और तहरीक इंसाफ के हर मुखालिफ उम्मीदवार की वो हिमायत करेंगे। एक और बात बड़ी अहम है कि तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक इत्तेहादी जमात रह गई है, जमात इस्लामी, लेकिन इन ज़िमनी इंतखाबात में फ़िलहाल वो दोनों आपस में मुकाबला कर रहे हैं और बल्कि ये भी मुतालबा सामने आया है जमात इस्लामी की तरफ से कि विड्रॉ कर दे कैंडिडेट। तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा किया है कि चूँकि यहाँ पर ये नशिस्त तहरीक इंसाफ ने जीती थी तो जमात इस्लामी अपने उम्मीदवार को विड्रॉ कर ले, लेकिन वो फ़िलहाल माने नहीं हैं। पिछले इंतखाबात में उनको 16,000 वोट पड़े थे और वो तीसरे नंबर पे आए थे जमात इस्लामी। साबिर हुसैन अवान उनके उम्मीदवार थे, तो मेरे ख्याल में वो शायद विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर ये मसला हुआ, आपस में मुकाबला हुआ, वैसे भी इनमें थोड़ी बहुत चपकलिश है। अच्छा, और ये 4 सालों में जो चपकलिश जो है नज़र आ रही है, किस तरह से नज़र आती रही है? इसमें देखें ना कि कुछ जमात इस्लामी को बड़ा फ़ायदा हुआ है। पहली बात, 7 नशिस्तें हैं 124 सूबाई असम्बली में, 7 को लेके उनको 3 वजारतें मिली हैं, बड़ी अहम वजारतें हैं। सिर्फ 7 सिर्फ 7, और उसमें उनको 3 वजारतें हैं जिसमें फ़ाइनेंस भी है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट भी है, जिसमें मजहबी उमूर अहम ये उनको मिली हैं। और उन्होंने इख्तलाफात भी रहे लेकिन वो हुकूमत से नहीं निकले, मेरे ख्याल में नहीं निकलेंगे जब तक उनको अगर तहरीक इंसाफ ने निकाल दिया। एक बैंक ऑफ खैबर का मसला सामने आया तो उसमें भी जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं मुज़फ़्फ़र सैयद, उनके ऊपर बैंक ऑफ खैबर के MD शम्सुल क़य्यूम ने इल्ज़ामात लगाए। उसके ऊपर जमात इस्लामी बड़ी नाराज़ हुई, मुतालबा किया कि इसको निकाला जाए, तो वो तहरीक इंसाफ नहीं मान रही थी क्योंकि ये कहा जा रहा था वो करीब हैं इमरान खान साहब के, इमरान के करीब हैं और जो वहाँ पे हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके बड़े करीब थे। वैसे भी बैंकर हैं, उनसे फिर जो टेन्योर का एक मसला था कि इतने अरसे के लिए ये MD रहेंगे, बिल आखिर उनको निकाला गया, तहरीक इंसाफ मान गई, लेकिन उन्होंने अभी मुकदमा कर दिया है तो वो अभी तक हटे नहीं हैं, स्टे ले लिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके इख्तलाफात रहे हैं जमात इस्लामी के और तहरीक इंसाफ के, अगर इख्तलाफात बढ़ते हैं तो शायद आगे जाकर इनका इंतखाबी इत्तेहाद भी ना हो सके, तो इसकी वजह से दोनों को नुकसान होगा, तहरीक इंसाफ का भी कुछ हलकों में नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कुछ साल से, कुछ अरसे से पुश कर रही हैं दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करने में। अमीर मुकाम, जरदारी साहब, बिलावल, कुछ फ़ायदा हो रहा है उनको? ज़िमनी इंतखाबात से तो नहीं लग रहा जो अभी तक हुए हैं। नहीं, मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो लग नहीं रहा। पहले 4 सियासी जमातों का एक इत्तेहाद बना था, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा भी लिया, एक कामयाबी भी मिली, लेकिन ये है कि अभी ज़िमनी इंतखाब में कोशिश हो रही है लेकिन फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में हर जमात चाहेगी कि अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाए इंतखाबात से पहले, उसकी रोशनी में फिर जाकर वो इंतखाबी इत्तेहाद करें, अपने लिए साथी ढूंढें। तो ये है कि देखें, आसिफ जरदारी ने ANP के साथ रखा अपने साथ जी, अभी भी उनकी ख्वाहिश है, लेकिन कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था कि इस बार हम अकेले इंतखाबात लड़ेंगे, ANP ने हमें नुकसान पहुंचाया और हम इंतखाबात जीतेंगे, अपना वज़ीर आला लेके आएंगे। बड़ी खुशफहमी है उनको, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ANP के यहाँ पे बड़े वोट रहे इस हल्के में, अच्छा, इस हल्के में रहे हैं। ये जो भी इंतखाबात हुए तो 4 दफ़ा मेरे ख्याल में ANP का उम्मीदवार आया है, तो इनका यहाँ पे वोट बैंक है, 16,000 20,000 तक इनका वोट है। अगर इसमें इजाफा ना हुआ तो उनका भी यहाँ पे हल्का असर है। अब देखना ये है कि उनको कितना फ़ायदा हुआ, तहरीक इंसाफ के वोट कितने कम होंगे, असल यही मसला होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि ANP जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाए? लगता नहीं है फ़िलहाल।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ज़रूर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने 2 पार्टियों की हमायत भी हासिल कर ली है। काफ़ी उन्होंने इस हल्के में तरक्याती काम की है, ख़ास तौर पे गैस के मंसूबे और बिजली के मंसूबे। तो एक इन्वेस्टमेंट की है और मेरे ख्याल में उनका उम्मीदवार जो था नासिर खान मूसाज़ई, पिछली दफ़ा वो सेकंड आया था, उसके 20,000 वोट थे। गुलजार खान तहरीक इंसाफ के जिनका इंतकाल हुआ, उनके 55,000 वोट आए थे। तहरीक इंसाफ के कितने वोट कम होंगे इससे फैसला होगा। अच्छा, अब हम अगर देखें कि क्या ये एक रेफरेंडम के तौर पे भी लिया जा सकता है? NA 120 का तो यही कहा जा रहा था, क्या NA 4 जो है वो भी रेफरेंडम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर? बिल्कुल, ये जिस तरह NA 120 पंजाब के लिए एक रेफरेंडम था, लाहौर के लिए ख़ास तौर पे रेफरेंडम था, ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए रेफरेंडम है। पेशावर में 4 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 4 तहरीक इंसाफ जीत गई थी। 11 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, 10 तहरीक इंसाफ जीत गई थी। पेशावर में मुकम्मल उनको कामयाबी मिली थी। तो यहाँ पे अगर तहरीक इंसाफ को नुकसान होता है, अगर वो ये नशिस्त हारते हैं, तो पूरे सूबे के ऊपर उसका असर पड़ेगा, ये मनफी असर होगा। तो तहरीक इंसाफ की तो जान इसमें लटकी हुई है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने साबित करना है कि वो भी इस सूबे में अपना असर रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सूबे में कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हज़ारा की सियासी जमात है जी। उनको इक्का दुक्का नशिस्तें मिली हैं लेकिन बहुत कम। अभी इनकी कोशिश है कि बाकी जो डिवीज़न्स हैं, अजला हैं, वहाँ पर हिमायत हासिल की जाए। तो ये इनका इम्तिहान है। और फिर ये भी कि अगर आप तरक्याती काम करते हैं उसका फ़ायदा होता है। ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि बिजली अगर आप देंगे लोगों को और गैस देंगे तो उसमें बड़ा वोट है, बहुत वोट आपको वोट पड़ेगा। अच्छा, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, जो मेजर पार्टीज़ हैं, उनके भी नए उम्मीदवार हैं। एक नासिर खान मूसाज़ई वो पुराने उम्मीदवार हैं, बाकी सारे नए हैं। अरबाब आमिर जो हैं तहरीक इंसाफ के, उनका ख़ानदान पहले ANP में था, उससे पहले मुस्लिम लीग में था, और वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। ख़ानदान का वहाँ बड़ा असर है, तहरीक इंसाफ के वोट भी हैं। और इनके भाई अरबाब ज़ाहिर ANP के टिकट के ऊपर 3-4 दफ़ा कौमी असम्बली के रुकन बने हैं इसी हल्के से, तो उनका असर है। अब ये है कि चूँकि वो नए शामिल हुए हैं तहरीक इंसाफ में, उनको टिकट मिल गया है। जो पुराने लोग हैं वो इसके मुखालिफ हैं, और उनके आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं तहरीक इंसाफ के, वो बड़े नाराज़ हैं। तो ये भी उनका वोट कुछ कम होगा, फैक्टर हो सकता है। और मेरे ख्याल में देखें ना, जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है फजलुर रहमान, उनके कोई 9,000 वोट थे, बाकी पार्टियों के 12,000 16,000 सब मिलजुल कर फ़र्क पड़ सकता है। हाँ, अगर कोई मजबूत इंतखाबी इत्तेहाद हो और वो जो पार्टी सपोर्ट करे उसके लोग वोट भी दें, ये भी तो एक मसला होता है ना। जब भी ANP और पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद हुआ, पार्टियों ने वोट नहीं दिए, वर्कर्स ने वोट नहीं दिए, ऊपर ही ऊपर इत्तेहाद हो गया, नीचे तक वो नहीं गया। तो ये भी एक मसला होता है, और मेरे ख्याल में कभी कभार इंतखाबी इत्तेहाद का नुकसान होता है। किस तरह से? नुकसान ये है कि आपने इत्तेहाद कर लिया, शायद आपके लोग बड़े नज़रियाती हैं, डिसिप्लिन है, उन्होंने वोट दे दिया, लेकिन मुखालिफ पार्टी ने आपको वोट नहीं दिया, तो आपको नुकसान हुआ, जिस तरह पीपल्स पार्टी का और ANP का तजुर्बा रहा है। तो ये वैसे भी मेरे ख्याल में एक तो ऐसा इंतखाब होना चाहिए, इसमें हर पार्टी अपनी ताकत को आजमाए, उसको वोट पड़े अपने बलबूते पे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का रहीमुल्लाह साहब। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद पाक तुर्क स्कूल के एक साबिक अहलकार की जबरी गुमशुदगी। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। लाहौर से डायरेक्टर रूमी फोरम और साबिक प्रिंसिपल पाक तुर्क स्कूल कराची मसूद काश्मीर बीवी और 2 बच्चों समेत मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं। मसूद काश्मीर की गुमशुदगी में सिक्योरिटी एहलकारों के मुलविस होने के इल्जामात भी हैं। साबिक प्रिंसिपल पाक तुर्क स्कूल मसूद काश्मीर की उनके अहले खाना समेत गुमशुदगी की एक वजह उनकी गुलैन तहरीक के साथ मुबैना ताल्लुकात को बताया जा रहा है, जबकि मसूद के साथी असातिज़ा का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान में HRCP के तहत सियासी पनाह ले रखी थी। तुर्की की मौजूदा हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया है कि वो पाकिस्तान में पाक तुर्क स्कूलों को बंद करने के लिए इकदाम करे,
क्योंकि इन स्कूलों पर ये इल्जाम है कि ये फतेहुल्लाह गुलैन की हिस्मत फाउंडेशन की मिल्कियत है। तुर्क हुकूमत का दावा है कि गुज़श्ता साल उर्दुगान हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश के पीछे अमेरिका में जिला वतनी इख्तियार करने वाले तुर्क मुबल्लिग फतेहुल्लाह गुलैन का हाथ है। ताहम वो इस इल्जाम से इनकार करते हैं। फतेहुल्लाह गुलैन हिस्मत तहरीक के बानी हैं। हिस्मत फाउंडेशन तुर्की और दीगर ममालिक में मुतादिद स्कूल, फलाही इदारों और मीडिया हाउसेस की मालिक है। तुर्क हुकूमत का इल्जाम है कि इन इदारों का मकसद लोगों में फतेहुल्लाह गुलैन के नजरियात को फरोग देना है। चंद साल पहले फतेहुल्लाह गुलैन की एक मुबैना वीडियो सामने आई थी, जिसमें वो अपने पैरोकारों को तलकीन कर रहे थे कि वो तुर्की की अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और सियासत में अहम ओहदों पर पहुंचें ताकि हिस्मत तहरीक के नजरिए के नफाज को मुमकिन बना सकें। तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान और फतेहुल्लाह गुलैन इत्तेहादी थे। ताहम उर्दुगान ने 2013 के बाद गुलैन पर हुकूमती मामलात पर अमल दखल का इल्जाम लगाते हुए इनसे राहें जुदा कर ली और इस तहरीक से मुंसलिक अफराद और इदारों पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में अब तक 50,000 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें असातिज़ा, जजेस, वकील, सरकारी अफसरान और सहाफ़ी शामिल हैं। पाकिस्तान में मौजूद पाक तुर्क स्कूल के असातिज़ा का खदशा है कि तुर्क बाशिंदों की गुमशुदगी के पीछे भी उर्दुगान हुकूमत का ताल्लुक है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकील और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली कारकुन आसमा जहांगीर साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा हमें अपना कीमती वक्त देने का। आसमा साहिबा, ऐसा लग रहा है कि मसूद काश्मीर जो है वो तुर्की की सियासत, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के आड़े आ गए हैं। देखिए, आपकी शायद बात सही है, मगर एक सीधी बात जो कि कानूनी नुक्ता है कि किसी भी आइन के तहत कोई शहरी हो या गैर शहरी हो, उसको इस तरह उठाया नहीं जा सकता। उसके भी तरीके हैं कि अगर आप उसकी जो लिबर्टी है या उसकी जो आज़ादी है उसको सलब करते हैं तो कोई तरीका कार है, कोई कानून है। ये तो नहीं है कि रातों रात आप जाएं और एक इंसान को और उसकी बीवी को और दो नौजवान लड़कियों को आप उठा कर ले जाएं। देखिए, हम लोगों के अभी हम सारी कौम हमारी एक जा होके हमने रोहिंगा मुसलमानों के लिए, रोहिंगा जो भी हैं, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हमने उनके लिए प्रोटेस्ट किया हर जगह। बिल्कुल, हम कश्मीरियों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं हर जगह, मगर क्या अगर कोई मुसलमान के ऊपर तशद्दुद करा तो हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है? तो मेरा ये सवाल है कि विक्टिम जो है, चाहे किसी रंग नस्ल का हो और आपके मुल्क में रह रहा हो, आपके मुल्क में वो इतने सालों से स्कूल चला रहा है, कभी उनके खिलाफ कोई ऐसी बात आई नहीं कि उन्होंने कोई तशद्दुद किया हो, कोई वायलेंस की बात की हो, किसी हेट प्रीच की बात की हो, बल्कि जो पाक तुर्क स्कूल की जो साबिक टीचर्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। उनका यही कहना है कि 21-22 साल से चलाया जा रहा है, यहाँ रह रहे हैं। कुछ के तो ऐसे हैं कि बच्चे यहाँ पैदा हुए और उनको खौफ है, डर है इस वक्त। बिल्कुल खौफ और डर है, और मुझे नज़र आता है कि जिस तरह वो बेचारे बैठे हुए बच्चे भी कि हमें क्या होगा, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप कोई यूएन की रिपोर्ट्स पढ़ लें, UNHCR की रिपोर्टें पढ़ लें, ख़ुद आपकी अभी जो आपकी कोलीग ने जो पूरा तबसरा किया है, 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ जेल में हैं, वहाँ टॉर्चर होते हैं, वहाँ पे एक्सिक्यूशंस हुई हैं लोगों की। तो ये आप सियासी मफाद के लिए लोगों की जानें तो नहीं कुर्बान कर सकते। अच्छा, ऐसे भी है कि जैसे अब वज़ीर ख़ारजा आसिफ वो तुर्की भी गए थे, मुलाकातें होती हैं अहलकारों के दरमियान। जब ये मामला उठा था पिछले साल नवंबर में, पाक तुर्क स्कूल का डिपोर्टेशंस भी हुई थी, तो इस पे दोबारा ऐसा लग रहा है, जाहिर हो रहा है कि मज़ीद पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी एहलकार उनको कुछ डायरेक्शंस मिली हैं। देखिए, लगता तो कुछ ऐसा ही है, इसलिए क्योंकि देखिए ये केस चला और हमारा जो केस है वो रिफॉल्वमेंट पे है। रिफॉल्वमेंट वो चीज़ होती है जब आप डिपोर्ट करते हैं किसी को, और ये इंटरनेशनल लॉ है कि आप किसी शख्स को जब डिपोर्ट करते हैं उसके लिए एक परसिक्यूशन, सियासी परसिक्यूशन की एटमॉस्फेयर में आप उसकी ज़िंदगी को समझते हैं कि ख़तरा है या उसकी इंटेग्रिटी को ख़तरा है, तो आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आप उसको उस जगह ना डिपोर्ट करें। तो ये केस जब चल रहा था, जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे आया, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे ये बयान दिया कि क्योंकि इनके पास UNHCR की रेफ्यूजी स्टेटस की ये एप्लीकेशनें मंजूर हो चुकी हैं और वो नवंबर की एक डेट है जिससे पहले वो उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो तब तक हम इन्हें नहीं उठाएंगे, हम इन्हें नहीं डिपोर्ट करेंगे।
और ये उन्होंने बयान दिया। इस बयान के एवज वो केस हमने विड्रॉ किया और जज साहब ने कहा अगर फिर इसके बाद आपको ज़रूरत पड़े तो आप आ सकते हैं। तो हम तो ये केस लड़ेंगे इस सतह पे और ये जी आसमा साहिबा, और ये समाअत कब हुई थी लास्ट जब इस पे बात हुई थी? जी ये इसी साल शुरू में हुई थी और ये समाअत ख़त्म हुई है मार्च या अप्रैल में जाके, और ये कई महीने कई पेशियाँ इसके ऊपर लग चुकी हैं, कोई एक पेशी नहीं लगी थी। और बाकायदा अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस हुआ, 2-3 दफ़ा वो आए आखिरी पेशी पे, जिसके पर मैंने आर्ग्यूमेंट शुरू भी कर दिए। तो फिर उन्होंने उठ के कहा कि हाँ जी ये बात यूँ है, हमारे सामने अभी आई है ये फैक्ट्स, ये बात इनकी ठीक है कि इनका UNHCR से ये सर्टिफिकेट है, हमने पेश किए हुए थे वो, और पेश अब भी कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट। अच्छा, और मसूद काश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की जो इदारा है बराए पनाह गुज़ीन UNHCR के तहत यहाँ उनको पनाह दी हुई थी। मज़ीद ऐसे हैं तुर्की शहरी जिन्होंने पनाह ली हुई है, इसके तहत कितने हैं? देखिए मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि सबके साथ तो मेरा राब्ता नहीं है। मेरे तो जो लाहौर में ही हैं क्लाइंट्स थोड़े बहुत वही हैं, मगर कहते हैं जो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि कम से कम ये 500 ऐसे लोग हैं और या 500 फैमिलीज़ हैं। मैं सही तरीके से नहीं बता सकती, ये उन्हीं का कोई नुमाइंदा बताएगा। मगर मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जहाँ पे आप महज़ब तहज़ीब कहते हैं या जहाँ पे आप कहते हैं कि कोई आप इंसानी हुकूक की कोई उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, वहाँ पे उनको डिपोर्ट नहीं किया गया। और हम अगर तुर्की हमारा दोस्त है, बड़ी अच्छी बात है, हम तुर्की से दोस्ती रखना चाहते हैं, उसकी गवर्नमेंट से दोस्ती रखना चाहते हैं, मगर इंसानी जान की कॉस्ट पे नहीं। अच्छा, लाहौर पुलिस ने तो ज़ाहिर है उनको नहीं पता कि वो कहाँ हैं, किसके पास हैं। जो तरीक़ा वारदात है उससे यही ज़ाहिर हो रहा है कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का। तो अहलकार कुछ बता रहे हैं खुल के, कुछ उनका अता पता मालूम हुआ? देखिए कोई कह नहीं सकता किसने लिया है। मैं तो सिर्फ, हालांकि मेरा भी पहले शक वहाँ गया था जैसे कि जाता है, मगर कुछ ये वारदात जो है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अच्छा, क्योंकि इनके साथ आई हैं आर्म्ड ख़वातीन भी, जो नॉर्मल ISI और MI के साथ कभी मैंने ये नहीं सुना कि आर्म्ड औरतें भी आई हों। और जो उनकी गाड़ियाँ भी थीं उनके ऊपर वो लगे हुए थे, लाइट्स लगी हुई थी, जो कि वो ऐसी गाड़ियों में नहीं आते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा शक पड़ता है कि ये शायद FIA या इस किस्म की कोई एजेंसी है। ये शायद मेरे और मुझे उम्मीद है कि शायद ये ISI और MI नहीं है। राइट। अच्छा, अब क्योंकि आपने कहा कि ख़वातीन भी आई हुई थी, इससे यही मालूम होता है, ज़ाहिर होता है कि क्योंकि फैमिली है, मंसूबाबंदी के तहत ऐसा किया गया। जी जी बिल्कुल। देखिए मंसूबाबंदी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर भी तो एक तुर्क रहता है, वो नीचे आया शोर शराबा सुन के, लड़कियों ने जब चीखें मारी, शोर किया, तो उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की। उनके सर के ऊपर भी उन्होंने काला वो जो होता है हुड डाला और उनको हैंडकफ किया, उनको भी साथ ले गए, फिर उनको वहाँ जाके छोड़ दिया, जो कि एक अच्छा घर था, जो लगता है कि कोई गौसा है, कोई इनका छुपा हुआ कोई होते हैं ना कहीं इनके के बने हुए, तो उस किस्म का कोई हाउस था। अच्छा, ये हमने देखा है कि जब भी जबरी गुमशुदगी का मामला उठता है तो ज़ाहिर जब शोर मचा जाता है तभी लोग वापस आते हैं या उस पर तवज्जो आती है। अब जो ये तुर्की शहरी हैं जिन पे इल्ज़ाम है कि गुलेन के साथ हैं, मूवमेंट के साथ हैं या वो डरे हुए हैं, वो क्या अब खुल के बात करेंगे? देखिए मैं तो हर शख्स को कहती हूँ कि खुल के बात करना लाजिम है। हम तो चाहते हैं कि लोग बोलें, बोलोगे तो समझ आएगी। किस चीज़ से खौफ करना? जो आमिर है वो आपके बोलने से ही थोड़ा सा डर सकता है। खामोशी को तो आमिर जो है वो पीस देता है। खामोशी जो है वो सिर्फ कब्रिस्तान में अच्छी लगती है, खामोशी लोगों के मुंह से नहीं अच्छी लगती जब उनके साथ ज्यादती हो रही हो। तो मैं तो उनको कहूँगी, बहरहाल मैं एक वकील हूँ, उनसे उनको फोर्स नहीं कर सकती, हर एक का अपना लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल होता है कितना ले सकते हैं, मगर अब उन्होंने क्या लूज़ करना। और मैं इल्तिजा करती हूँ, वाक़तन इल्तिजा करती हूँ पाकिस्तान की हुकूमत से कि आपकी सिविलियन हुकूमत खुद देख रही है
کہ آپ کے ساتھ جب زدوکوب ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے. آپ لوگوں کو اس طرف نہ بھیجیں جہاں پہ آپ کے اوپر خون آئے یا آپ کے اوپر بددعائیں آئیں. یعنی وہ بچے ہیں, چھوٹی لڑکیاں ہیں جن کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں. اتنا ظلم نہ کریں. آسما جہانگیر صاحبہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. بریک, اور بریک کے بعد کوڑے سے صحت. ویلکم بیک ٹو دا شو. کیا کبھی کچرا اور کوڑا انسانوں کو صحت مہیا کر سکتا ہے؟ شاید یہ سن کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے, لیکن ایسا ہو رہا ہے انڈونیشیا میں. دیکھیے یہ رپورٹ. پاکستان میں صحت کی مناسب سہولتیں کم ہی افراد کو میسر ہیں اور عام پاکستانی تو اپنے مرض کا علاج کروانے کے کئی جتن کرتا ہے. حکومت کبھی وزیر اعظم صحت پروگرام, کبھی خادم اعلیٰ کا صحت پیکج, تو کبھی صحت کا انصاف کا پرچار کرتی دکھائی دیتی ہے. لیکن صحت اور علاج معالجے کی مناسب سہولیات عام عوام تک پہنچانے میں اب بھی قاصر ہے. لیکن انڈونیشیا کے ایک نوجوان گامل البنید غریب عوام کو صحت کی بنیادی اور مناسب سہولیات کوڑا جمع کروانے کے عوض فراہم کر رہا ہے. جی ہاں, کوڑا. 28 سالہ گامل نے انڈونیشیا کے شہر مالانگ میں ایسے غریب عوام جو میڈیکل انشورنس لینے کی سکت نہیں رکھتے, ان کو شہر میں کوڑا جمع کرنے کے عوض میڈیکل انشورنس دے رہا ہے. گامل کا کہنا ہے کہ مالانگ جیسے شہر میں روزانہ 55,000 ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہے, جبکہ اس کا صرف 20% انتظامیہ اٹھا سکتی ہے. انہوں نے چند رضاکاروں کے ساتھ مل کر غریب عوام کو پلاسٹک, دھاتی اور آرگینک کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے کی تربیت دی, جس کو وہ تمالائی بنانے میں استعمال کرتے ہیں, جبکہ ہر اس فرد کو جو ماہانہ 3 کلو ایسا کوڑا جو دوبارہ سے استعمال کیا جا سکے وہ اکٹھا کر کے جمع کروانے کے عوض 11,500 روپے کی میڈیکل انشورنس بھی فراہم کرتے ہیں, جبکہ اس کوڑے کو وہ ملک کے تمالائی پیدا کرنے والے اداروں کو بطور ایندھن بیچ دیتے ہیں. ان کے اس منفرد اور سستے صحت کی سہولیات کے پروگرام کو اب انڈونیشیا کے دیگر شہروں میں بھی آزمایا جا رہا ہے. واقعی اگر انسان خلوص نیت اور مصمم ارادے سے کسی فلاحی کام کو کرنے کا بیڑا اٹھا لے تو سب کچھ ممکن ہے. اب ایک درخواست ہمارے حکمرانوں سے بھی کہ کراچی میں لاکھوں ٹن کوڑا جا بجا بیماریوں کی وجہ ہے, اس سے آپ 2 کروڑ کی آبادی والے شہر کو صحت فراہم کر دیں. اس سے نہ صرف صحت کی سہولیات غریبوں تک پہنچیں گی بلکہ شہر کا کوڑا بھی ہفتوں میں اٹھایا جائے گا. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. اور آخر میں دیکھیے چین کا کنگ فو ماسٹر جس کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور پاؤں تیز بلیڈ پر. خدا حافظ.